आखिर दलित नेतृत्व क्यों स्वीकार नहीं करना चाहती कांग्रेस? बहन मायावती को क्यों नहीं बना रही है प्रधानमंत्री पद का दावेदार? जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग, मन देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हमारे साथ में नेशनल चौपाल हमारे इस चैनल के एंकर रिपोर्टर और साथ ही साथ को फाउंडर मौजूद है इंजीनियर स्नेहा, जिनसे आप चर्चा करेंगे तमाम मसलों को लेकर। किस तरीके से पूरे देश के अंदर में जो विपक्षी दल की बैठक हुई, जहां पर 17 जो विपक्ष पार्टियां मौजूद थी, तमाम तरीके से वहां पर निर्णय लिए गए, तमाम बातें की गई। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि बहन मायावती को बैठक के अंदर में न्योता नहीं दिया गया। कांग्रेस कहीं न कहीं उसकी मंशा दिख नहीं रही है कि वो जिस प्रकार सुर्खियां लगातार बनी हुई है कि बहुजन समाज पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन होकर बहन मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना चाहिए। बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर हो, केसीआर हो, तमाम तरीके के लोग लगातार बहन मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के लिए अपना बयानबाजी दे रहे हैं, बयान लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे पूरे मसले को की क्या रणनीति है, क्यों वो बहन मायावती को बहुजन समाज पार्टी को दरकिनार कर रही है, प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाते हुए नहीं नजर आ रही है, तमाम मसलों को लेकर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। और किस तरीके से आप इस पूरे सवाल को देखते हैं कि विपक्षी बैठक जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में की गई, तमाम 17 विपक्षी दलों को यहाँ पर बुलाया गया, लगातार सवाल किए जा रहे हैं, बहन मायावती को इस बैठक में न्योता नहीं दिया है। कैसे देखते हैं, क्या निर्णय निभा पाएगी ये विपक्षी दल की बैठक? थैंक यू पराग जी। आपका जो सवाल है कि विपक्षी दल जो है वो बहन मायावती को शामिल नहीं कर रहा है और किस मुकाम पर पहुंचेगी ये बैठक। सबसे पहले तो जो बैठक हुई है 23 तारीख की, मतलब कि कल की, उस बैठक में हुआ कुछ नहीं। मतलब किसी भी मुद्दे पर किसी खास मुकाम पर पहुंचकर किसी एक ठोस फैसले पर अभी तक विपक्ष जो है वो पहुंचा नहीं है। जो विपक्षी एकता का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा था, वो विपक्षी एकता में पता चल रहा है कि वो विपक्षी एकता नहीं है, बल्कि विपक्ष में अनेकता है। उस एकता में अनेकता भी देखने को मिली है और अलग अलग लोग, अलग अलग नेताओं के अपने अपने जो विचार है वो भी मेल खाते हुए नहीं नजर आया। तो ऐसे में किसी भी फैसले पर इस विपक्षी बैठक को पहुंचाना काफी मुश्किल दिख रहा है और आने वाले समय में और भी मुश्किल की घड़ी बनती जाएगी। लेकिन खैर, हमारा विषय ये नहीं है कि विपक्ष को कितनी सफलता मिली या नहीं मिली इस बैठक को लेकर। हमारा विषय यह है कि ये विपक्ष की कितना बड़ा उनका ये कह सकते हैं कि कैसे ये विपक्ष है जो देश के अंदर अपने आप को संसदीय लोकतांत्रिक संसदीय देश में अपने आप को देखते हैं और एक विपक्ष के तौर पर देखते हैं, और उसमें इस देश के SC ST OBC और खासकर माइनॉरिटीज मुस्लिम का इनके नेताओं को शामिल नहीं करना या फिर इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसको नजरअंदाज करके अगर ये आगे बढ़ रहा है, तो विपक्ष पर आज भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई में ये सच में ये विपक्ष है या फिर ये अपने आप को बस विपक्ष मानने का नाटक कर रहे हैं और बगैर शेड्यूल कास्ट के, बगैर शेड्यूल ट्राइब के, बगैर मुसलमान के आखिर ये विपक्ष तैयार होगा तो कैसे होगा? देश के अंदर 40% जो लोग हैं, 40% लोगों को अगर आप नजरअंदाज करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन को, उनके नेताओं को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये विपक्ष कैसे होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये विपक्ष बनने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और मोदी को रोकने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। रोक तो पाएंगे नहीं, हालांकि रोक पाएंगे नहीं तो ये तो कामयाब हो नहीं पाएंगे, कामयाब तो बीजेपी होगी। तो इसका मतलब यह है कि इनका इंटेंशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बीजेपी को ही मुकाम पर पहुंचाना है और 2024 में वो मोदी की फिर से वापसी चाहते हैं। यही इस विपक्ष की जो बैठक है उसका ये इंटेंशन, हिडन इंटेंशन लग रहा है। पराग जी, सबसे बड़ा सवाल, जैसे आपने तमाम तरीके से जो चीजों पर कहा कि दलित और मुस्लिम ये दोनों को जिस प्रकार इस पूरे के पूरे विपक्षी दल के इस महाबैठक से जो दरकिनार करने का काम किया गया, बहन मायावती जो कि दलित समाज से आती है, एक बड़ा वोट बैंक अपना उत्तर प्रदेश के अंदर और इसी के साथ साथ पूरे भारत के अंदर में 2% से 22% तक बहुजन समाज पार्टी का नजर आता है।
मुस्लिम समाज से अगर देखा जाए तो ओवैसी और तमाम तरीके से लोगों को दूर रखा गया। आसाम के अंदर में जो मुस्लिम नेता है वो उनकी बातचीत करने के लिए नीतीश कुमार से हुई थी, तो उसके बावजूद भी उनको न्योता नहीं दिया गया। तो इससे ये समझ में आता है कि दलित और मुसलमान को इस पूरे गठबंधन से दूर रखना ये आखिर विपक्ष की कैसे एक गठजोड़ है, कैसा ये गठबंधन है जहां पर मुस्लिम और जो दलित ने बताया कि 40% है, तो ये बिना 40% वोट बैंक के बदौलत क्या भारतीय जनता पार्टी को हराना कैसे संभव है, ये विपक्ष क्या नहीं जानता, या आखिर इसके पीछे का क्या षड्यंत्र है, क्या इनके पीछे की रणनीति है? क्या लगता है, क्या इसके पीछे का एक कारण हो सकता है कि वो जानबूझकर आज विपक्ष तो इस बात को बखूबी जानता है कि बहन मायावती की क्या शख्सियत है, जहां पर तमाम विपक्षी दलों को 17 जो विपक्षी दल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इनको कहीं न कहीं अपने-अपने राज्य के अंदर में, अपने-अपने स्टेट के अंदर में गठबंधन करना है। लेकिन अगर बहन मायावती गठबंधन करती है, तो उनको पूरे देश के अंदर में गठबंधन करना पड़ेगा। जिसके बावजूद भी क्या विपक्ष इस बात को भली-भांति नहीं जानता? क्या इसके पीछे का कारण है कि क्यों बहन मायावती को दरकिनार किया जा रहा है? दलित और मुस्लिमों को इस गठबंधन से तमाम इनके नेताओं को दूर किया जा रहा है? जी बताइए। देखिए पराग जी, ऐसा है कि ये जो गठबंधन की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर दलितों को या फिर मुस्लिमों को जो है वो पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक कम्युनल सरकार है और कम्युनल सरकार के खिलाफ अगर आप घेराबंदी कर रहे हैं और कम्युनल विपक्ष भी अगर कम्युनल होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। वो कैसा होगा, घूम फिर कर तो वो एक दूसरे के साथी ही बन जाएंगे। तो यही जो है वो एक चीज नजर आ रही है। ऊपर से ये जो विपक्षी एकता का ढिंढोरा या फिर विपक्षी एकता का जो नाटक हो रहा है पूरे देश के अंदर, इस नाटक में आप देखिए तो इनका अपने आप में ही विपक्ष बनने का भी जो है वो मूड नहीं है, क्योंकि सब लोग जो है वो अपनी अपनी जमीन बचाना चाहते हैं। जब सीटों की बारी आएगी, जब सीट शेयर की बारी आएगी, उस समय तो और भी ज्यादा जो है दिक्कतें सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो है अभी तो विचारों में ही मतभेद नजर आ रहे हैं। अभी सभी को यही चिंता है, अगर मैंने दे दिया तो मेरे लिए क्या बचेगा। ये सोच जो है वो अभी सभी नेताओं में है। अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो ममता बनर्जी जो है उनको लगता है अगर मैंने कांग्रेस को दे दिया तो मेरे लिए क्या बचेगा, फिर मेरी अपनी जमीन जो है वो हम कांग्रेस को कैसे दें। ये एक भूमिका जो है वो उसमें ममता बनर्जी है। वही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ऑलरेडी वो गठबंधन में है, तो फिर उनको भी यही लगता है कि अगर हमने यहाँ से कांग्रेस को दे दिया तो हमारे लिए क्या बचेगा। तो इस प्रकार से विपक्ष की हालत है। और अगर किसी कम्युनल एजेंडे पर काम करने वाली सरकार को रोकना है तो उसके लिए एक सेकुलर एजेंडे पर काम करने वाला नेता चाहिए। अगर बीजेपी को रोकना है तो बीजेपी के पास ब्रांड है, जिस ब्रांड का नाम मोदी है। तो अगर आप सेकुलरिज्म की अगर बात करते हो, विपक्ष अगर सेकुलरिज्म की बात करता है तो उसके पास भी ब्रांड होना चाहिए। तो क्या कोई ब्रांड है सेकुलर जो विपक्ष तैयार हो रहा है इनके पास? ये तो पहली बात, अपने आप को सेकुलर का डिफाइन करने में ही इनको समय लग जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कम्युनल विचारधारा से ही आते हैं और सरकार की ही विचारों से मेल खाते हैं। देखा आपने जो ममता बनर्जी है उनका ये कहना है कि मेरा गोत्र सबसे श्रेष्ठ है। तो ये जो सोच है, ये सोच क्या है? ये कम्युनल सोच है। ये सेकुलर सोच नहीं है, ये कम्युनल सोच है। और ये इसी कम्युनल सोच के साथ जो है अगर आप विपक्षी बैठक करते हैं और उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो ये सेकुलर हो नहीं सकता है। शिवसेना की बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना सबसे ज्यादा कम्युनल पार्टी है और वहां पर सांप्रदायिकता के नाम पर ध्रुवीकरण, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करने में शिवसेना कई बार सफल हुई है। उद्धव ठाकरे के समय में, उद्धव ठाकरे के पिताजी के समय में। बात ऐसी है कि अगर ये कम्युनल किसी पार्टी को रोकना है, कम्युनल बीजेपी को रोकना है, तो कम्युनल विपक्ष जो है वो काम नहीं करेगा। उसके लिए सेकुलर नेता जो ध्रुवीकरण से बचा सके, ऐसे नेता की जरूरत है, ब्रांड की जरूरत है, और वो ब्रांड इनके पास नहीं है। लेकिन अगर इनकी विचारधारा भी उसी प्रकार की है जिस विचारधारा से बीजेपी प्रेरित है, तो ऐसे में दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि 40% SC मुस्लिमों को अगर ये नजरअंदाज करते हैं तो दिक्कत तो इनकी बढ़ने वाली है। पराग जी, तो आपने तमाम जिस प्रकार उद्धव ठाकरे की बात की, तो ये कहीं न कहीं ये समझ में आता है
कि सेकुलर अगर नेता, जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को एक ओबीसी के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं पूरे देश के अंदर में, अपने आप को बताते हैं कि वो ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है सत्ता की, जब जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता है, तो अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए सबसे ज़्यादा हिंदुत्ववादी साबित करने के पीछे देखने को मिलते हैं और लगातार तमाम मज़ारों के अंदर में, मंदिरों के अंदर में, गुरुद्वारों के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी नज़र आते हैं और तमाम जो 17 विपक्षी दल के जो नेता हैं, ये भी कहीं न कहीं तमाम मंदिर, मस्जिदों पे और अलग-अलग जगहों पर, धार्मिक स्थानों पर नज़र आते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की, तो इनकी कोई ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलती मंदिर, मस्जिद और तमाम गुरुद्वारे और ऐसे धार्मिक स्थलों पर। तो कहने के यहाँ पर अगर सेकुलर नेता की बात की जाए, तो कहने की बहन मायावती के अलावा भारत के अंदर में कोई दूसरा सेकुलर नेता नज़र नहीं आता। क्या लगता है इस बात को लेकर? और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस ब्रांड के सामने में दूसरा अगर ब्रांड देखना हो, तो क्या तमाम 17 विपक्षी दलों के अंदर में आपको ऐसा कोई ब्रांड नज़र आता है? क्या लगता है कि किस तरीके से नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार साबित करने में लगे हुए, कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित प्रधानमंत्री के तौर पर आगे करते हुए नज़र आ रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती के माध्यम से एक शक्ति निर्माण करने का काम किया जा रहा है लगातार। कितने सफल हो पाएगी? किस तरीके से इस पूरे मसले को देखते हैं? पराग जी देखिए, लड्डू तो सबके मन में फूट रहा है, सबको लग रहा है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में भी लड्डू फूट रहा है। उनको लग रहा है कि कहीं मैं बन जाऊंगा या कहीं मैं ना दावेदार बन जाऊं। मतलब अपने आप को तमाम सारे लोग इस दावेदार के रूप में देख रहे हैं, चाहे खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी हो। तमाम लोगों को लगता है कि कहीं मैं तो नहीं, और ये एक बात है, उनको लग रहा है। लेकिन वो भी अपने आप में ये जानते हैं। अगर बात करते हैं पहले ममता बनर्जी की, तो पश्चिम बंगाल के बाहर ममता बनर्जी का कोई जनाधार नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है, ना ही उनके पार्टी का कोई संगठन है। तो वो अपने राज्य से बाहर जो है अब पूरे देश के अंदर सारे राज्यों की बात करें और एक राज्य की बात करें तो बात नहीं बनेगी एक राज्य के भरोसे। अगर वो यूपी होता तो बात अलग थी, लेकिन वो यूपी भी नहीं है, पश्चिम बंगाल है। तो ऐसे में ममता बनर्जी जो है वो यहाँ ब्रांड बनती हुई नहीं नजर आती है। अगर हम बात करते हैं नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार का भी जो संगठन है, उनकी भी जो पार्टी है, वो पार्टी का भी बिहार के बाहर कोई अपना अस्तित्व नहीं है। वो कहीं पर भी बिहार के बाहर नहीं नजर आती है। अगर अपने आप में खड़गे की अगर हम बात करें, तो कांग्रेस की आज क्या हालत है पूरा देश जानता है। वही कांग्रेस के साथ साथ अगर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कांग्रेस की सबसे खराब हालत उत्तर प्रदेश में है। मतलब ऐसी हालत खराब है कांग्रेस की कि उत्तर प्रदेश में उनको कैंडिडेट मिलना मुश्किल है। और उसके बाद ये गठबंधन की कवायद इसीलिए हो रही है ताकि जो हालत खराब है कांग्रेस की और थोड़ी बहुत रिकवर हुई है भारत जोड़ो यात्रा से, अब उसको और ज्यादा रिकवर कर सके और ज्यादा उसे एनहांस कर सके, इसका प्रयास जो है वो कांग्रेस कर रही है। लेकिन राहुल गांधी जो है वो अभी उनका कद कम है, तो इसीलिए वो ब्रांड नहीं बन सकते हैं। और खड़गे की अगर हम बात करें, तो कांग्रेस का अगर इतना बड़ा दिल है तो खड़गे को है क्या दिखाए कि खड़गे हमारे प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। वही खड़गे की भी लोकप्रियता उतनी नहीं है। और फिलहाल जो कांग्रेस की हालत है, वोट बैंक की अगर हम बात करें, तो उसमें फिलहाल मुश्किल भी नजर आ रहा है। और अगर गठबंधन के साथ चलना है और कांग्रेस अगर अपनी ही चलाए तो भी बात नहीं बनेगी। मतलब इधर उधर से ये देखा जाए तो कांग्रेस की घेराबंदी यहाँ पर होती हुई नजर आती है और सारी पार्टियां जो है वो कांग्रेस की घेराबंदी करने में लगी हुई। केजरीवाल जो कल से राजनीति सीखे हैं, वो हाल ही में राजनीति करना सीखे हैं, हाल ही में राजनीति में आए हैं। केजरीवाल जैसे नेता जो है वो कांग्रेस की घेराबंदी करना शुरू कर दिए है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस जो है वो मुश्किल में है। तो ऐसे में कांग्रेस का ही पहल हो सकता है विपक्ष को लेकर। और ये जो बात बार बार ये ओपी राजभर कहते हैं, उस बात पर भी ध्यान देने चाहिए कि ओपी राजभर कहते हैं कि सारे के सारे जाओ और बात करो बहन मायावती जी से और उन्हें बनाओ, और ये देखो अगर वो प्रधानमंत्री पद के लिए मांगती है तो उसकी भी बात करो, लेकिन हर हाल में बात करो। तो ये ओपी राजभर इन्होंने भाप लिया है राजनीति को, और वो ये समझ गए हैं कि ब्रांड अगर कोई है तो वो एक ही ब्रांड है, जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री
जो रह चुकी है, जो कभी हिंदू मुसलमान नहीं करती है, वो ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती है। तो ऐसे में ओपी राजभर के इशारे की तरफ अगर कांग्रेस एक बार सोचती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सारी जो शर्तें हैं तमाम पूरे अलग अलग छोटे छोटे राज्य हैं, सीटें कम है, बावजूद इसके सभी जो चाहते हैं, कोई चाहता है कि पंजाब छोड़ दे, कोई कहता है दिल्ली छोड़ दे, कोई कहता है कि पश्चिम बंगाल छोड़ दो, कोई कह रहा है कि महाराष्ट्र छोड़ दो, कोई कह रहा है बिहार छोड़ दो। तो ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो अभी तक अड़ी है। अब किस बात का इंतजार है, किस बात का घमंड है कि या फिर कुछ और सोच के रखा है कांग्रेस ने, ये तो नहीं पता। लेकिन फिलहाल जो है ब्रांड विपक्ष के पास नहीं है, और ब्रांड जो है जी वो एक ब्रांड है जो उत्तर प्रदेश में है। पराग जी। क्या लगता है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया तमाम जो एक आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी है, तमाम विपक्षी दलों को लेकर भी है। इस आंकड़ों के मद्देनजर तरीके से ये समझ में आता है कि एक मुस्लिम समाज के जो वोटर है, इसको कहीं न कहीं बड़े तरीके से दरकिनार इस पूरे विपक्षी इस बैठक के अंदर में किया गया है, और निर्णायक भूमिका निभाता है मुस्लिम वोटर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में। आप देखें समाजवादी पार्टी की बात करें तो यादव जो 8% वोट है, वो अगर यादव वोट अगर समाजवादी पार्टी के साथ में है, और उसके साथ बाकी का मुस्लिम समाज का जो वोट है, वो अगर समाजवादी पार्टी से निकाल दिया जाए तो समाजवादी पार्टी के पास में कुछ बचता नहीं है। और जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के पास में अपना एक दलित वोटर है, उसके साथ जब मुस्लिम समाज का वोटर अगर जुड़ जाता है तो उसके साथ उसको लगता है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज को भी लगता है कि हमको बहुजन समाज पार्टी के साथ में जाना चाहिए। तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो कहने के एक ट्रांसफरेबल वोट कहने के समझ में आता है, लेकिन तमाम पार्टियों के साथ में ऐसा देखने को नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ब्रांड की आपने बात की तो बहन मायावती जिस तरीके से एक ब्रांड साबित होती है, कहीं ना कहीं एक विश्लेषण के तौर पर निकलता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो पूरे भारत के अंदर में देखने को मिलता है। दलित वोटर उनका एक बेस वोट है, उसी के साथ साथ 80 लोकसभा की सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर में, जहां पर बहुजन समाज पार्टी सक्षम है तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशियों को खड़े करने के लिए। मुस्लिम समाज का जो वोटर है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ साथ तमाम प्रदेशों के अंदर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी, तो जहां पर जो विपक्षी दल है वो एक दूसरे से गठबंधन करने में जुटे हुए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी तो तमाम राज्यों के अंदर में अपना गठबंधन होगा। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का इस बैठक में जाना वैसे ही कोई मतलब साबित नहीं करता। शायद क्या लगता है आपको, बहन मायावती इंतजार कर रही है एक सही मौके का, एक सही मौका आएगा तब जाकर वो गठबंधन में शामिल होगी? कैसा देखते हैं इस पूरे विषय को आप? पराग जी, मैं ऐसा देखती हूँ कि अंतिम जो मुहर है वो बसपा ही लगाएगी। अगर विपक्ष है, अगर कुछ देश के अंदर विपक्ष नाम की अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ बसपा में नजर आती है। और अब ये विपक्ष एकता के नाम पर कितनी कवायद चल रही है, इस कवायद को हम देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब लेकिन हम इसे ऐसा देखते हैं कि अंतिम मुहर जो भी लगेगी वो बसपा ही लगाएगी, और बसपा ही जो है वो इसे रोक पाने में सक्षम है। लेकिन अब पता चलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, इसी के साथ साथ जो है राजस्थान में होने वाले हैं। तो ऐसे में अब ये जो है ये विधानसभा चुनाव में काफी कुछ तस्वीर जो है वो साफ हो सकती है। अगर क्योंकि इन तीनों राज्यों में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां जो है वो यहाँ पर अपना दमखम रखती हैं। कांग्रेस की सरकार है और बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान में भी विधायक रह चुके हैं, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर अपना वोट शेयर है, अपने वोटर है, अपने संगठन है। तो अब इन तीन राज्यों पर मुझे लगता है पहले दांव खेला जाएगा, और अगर ये संभावनाएं हो सकता है कि ऐसा हो, इन तीन राज्यों में दांव खेला जाएगा। और इसमें भी अगर दांव नहीं भी खेला जाता है तो भी अच्छी बात होगी। इसमें बहुजन समाज पार्टी जो है हो सकता है अपने आप को पहले साबित कर ले, और अगर बहुजन समाज पार्टी ने तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपने आप को साबित कर लिया तो कांग्रेस को घुटने पर आने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, यहाँ पर जिस प्रकार आपने तमाम बातें कही, तो जो विपक्षी दल की जो बैठक हुई, बैठक से जो तमाम चीजें निकल कर आई, आखिरी में कई तरीके से तंज कसे जा रहे हैं, तमाम बड़ी बातें की जा रही है, लोग अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कि जो बैठक है, इस बैठक से परिणाम यही निकल कर आया है कि लालू यादव ने राहुल गांधी को जल्दी शादी करने के कहीं न कहीं एक आदेश दिया है, और उनकी जो मम्मी है
सोनिया गांधी वो लगातार गुजारिश करती रहती है कि वो शादी कर ले। तो इस प्रकार की भी बातें की गई है, तो कहीं न कहीं जो एक असमंजस में पूरे के पूरे अटकलें बने हुए हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने ये भी कह दिया कि अगले महीने 12-13 तारीख को शिमला के अंदर में फिर एक बार बड़ी बैठक हो सकती है। इस बैठक के अंदर में कौन कहाँ पर किस तरीके से लड़ेगा, ये तमाम तरीके से चीज़ें हैं। आखिर में यही पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार जो पूरा विपक्षी दल का एक कहने के नज़रिया और उनका एक रणनीति को लेकर वो काम कर रहे हैं, दलित मुस्लिम वोटरों को दरकिनार कर बहन मायावती और मुस्लिम समाज के तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार कर क्या ये विपक्ष ये जो महागठबंधन बनाया गया है, महागठबंधन तो वैसे नहीं कहना चाहिए, तो ये गठबंधन कितना कारगर साबित होता है? क्या लगता है ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए काबिल हो पाएगा? पराग जी सही कह रहे हैं आप, ये काबिल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर 18 करोड़ इस देश के अंदर मुसलमान हैं और 18 करोड़ मुसलमानों को अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और फिलहाल कांग्रेस को अगर लग रहा होगा कि मुस्लिम मेरे साथ है, तो ये भी राहुल गांधी को याद करना होगा कि उन्होंने भी एक समय आया था, जनेऊ दिखाया था, उन्होंने बताया था, अब साबित किया था कि वो ब्राह्मण है, साबित करने की कोशिश की थी। तो ऐसे में कांग्रेस जो है, कांग्रेस के हाथ से भी जो है मुस्लिम वोट छिटकता गया है, हालांकि पूरा नहीं गया। वही अगर हम बात करते हैं तो बाकी जो सारे अपने अपने राज्य में जो अपनी ताकत रखते हैं, उनके पास उनका मुस्लिम वोट है, क्योंकि वो सारी जो पार्टियां है वो कांग्रेस से ही अलग होकर टूट टूट कर बनी है। तो इसका मतलब उनके पास मुस्लिम वोट है। लेकिन एक मुश्त अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिमों के नेता है और अलग अलग राज्यों में भी मुस्लिमों का अपना जो वोट शेयर जिस पार्टी को है उनको भी मुस्लिमों का नेता कहेंगे। तो यहाँ ओवैसी को भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि ओवैसी भी अपने आप में एक बड़ा कद रखते हैं और मुस्लिम चेहरा है पहली बात तो ये एक चीज है, तो ये कमी खलती है। और दूसरी बात, इस देश के अंदर 16% से अधिक जो है वो शेड्यूल कास्ट है, 10% लगभग जो है वो शेड्यूल ट्राइब है। तो ऐसे में जिस एससी एसटी की एक मुश्त अगर जब हम बात करते हैं, एससी एसटी माइनॉरिटीज और ओबीसी की भी अगर हम एक मुश्त बात करते हैं, तो बहन मायावती जी का जो चेहरा है वो लगातार सामने आता है, क्योंकि ऐसा कोई भी नेता नहीं है। अगर आप किसी नेता का नाम उठाकर देख लो, मान लो लालू यादव का नाम उठाकर देख लेते हैं, तो वो एक ओबीसी चेहरा और ओबीसी के नेता के तौर पर देखा जाता है। अगर आप हेमंत सोरेन की बात करेंगे तो एक आदिवासी चेहरा दिखता है और ऐसा लगता है कि ये आदिवासी समाज के नेता है। लेकिन वही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर आप देखा जाए तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ ये दलित चेहरा है, बल्कि उन्हें जो है वो तो सर्वजन हिताय जो बहन मायावती जी का फार्मूला था, जिस फार्मूले को लेकर बहन मायावती जी को काफी ट्रोल किया, जिन लोगों ने आज वही लोग अमेरिका में जाकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रहे हैं। तो ये बहन मायावती जी ने जो नारा दिया था, उस नारे के तहत उनकी जो लीडरशिप है उस लीडरशिप को हर उस शख्स ने स्वीकार किया, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो आदिवासी हो। और पूरे देश के अंदर जब अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का आदिवासी जो है वो बसपा का वोटर है। ऐसा नहीं कह सकते कि राजस्थान में जो आदिवासी है वो बसपा का वोटर नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपने विधायक देने में कामयाब होती है, इसका मतलब वहां का आदिवासी जो है वो बसपा के साथ है। मध्य प्रदेश में एससी एसटी है, ओबीसी है, वो बसपा के साथ है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की नेता को ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ ये दलित चेहरा है। लेकिन चूंकि वो अपने आप में एक दलित समुदाय से आती है, तो इसीलिए उन्हें दलितों के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर देखा जा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इनको इग्नोर करके विपक्ष जो है वो विपक्ष बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक तरफ सवर्ण है, एक तरफ कम्युनल है, तो कहीं ना कहीं जो गैर सवर्ण है, जो पीड़ित है, शोषित है, एक तरफ पूंजीपति है तो एक तरफ पीड़ित होना चाहिए, एक तरफ जो है एक तरफ कम्युनल लोग हैं तो एक तरफ सेकुलर होना चाहिए। तो ऐसा है कौन? ये अगर विपक्ष ढूंढता है या अपने आप में इसका विश्लेषण करता है या आत्म परीक्षण करता है तो उन्हें अपने आप में जवाब मिल जाएगा। लेकिन इंतजार हो रहा है
चूंकि इनकी अपनी ही जो मुश्किलें, अपनी सियासी मुश्किलों को हल करने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो एक तीर से दो निशान मारने के फिराक में हैं। फिलहाल तो इनकी गंभीरता जो है वो बीजेपी को रोकने की नहीं लग रही है, क्योंकि व्यंग हो रहे हैं, बातचीत तो ऐसे हो रही है जैसे राहुल गांधी की बारात चल रही है या फिर राहुल गांधी की शादी के लिए ही ये बैठक जी हो। बिल्कुल। तो व्यंग ऐसे हो रहे, तो इतनी गंभीरता अगर नहीं है तो मुश्किल है, और नहीं हो सकता है बिना दलितों के, बिना मुस्लिमों के नेता के, बिना दलित मुस्लिम वोट के मोदी को रोका नहीं जा सकता। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को मानने वाले लोग, फुले शाहू बाबा साहब को मानने वाले लोग ही रोक सकते हैं। पराग जी। बिल्कुल। बहन मायावती का चेहरा एक ऐसा देखा जा सकता है कि तमाम, अगर दूसरे नेताओं की बात करें, अखिलेश यादव हो, क्या कह सकते हैं, राहुल गांधी हो, ये तमाम लोगों की अगर बात करें तो ये एक धार्मिक तौर पर इनका ध्रुवीकरण किया जा सकता है, लेकिन बहन मायावती एक ऐसी शख्सियत है जिनको लेकर ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, और इसीलिए तमाम बड़े मसले बने हुए हैं। लगातार बहन मायावती का चेहरा ये प्रधानमंत्री पद के लिए आगे निकल कर आ रहा है, और ये साबित होते हुए नजर आ रहा है, और तमाम तरीकों से देखा जाए तो ये साबित भी होता है कि बहन मायावती आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद का एक प्रबल दावेदार हो सकती है। पूरे मसले को लेकर जिस प्रकार हमने यहाँ पर चर्चा की है, आप भी राय में जरूर बताएं, विपक्षी दल आखिर करना क्या चाहता है, क्या इसकी मंशा है, आपके विश्लेषण में क्या चीजें समझ में आ रही है, उसे लिखकर हमें जरूर बताएं, और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। इस तरीके से हम तमाम चर्चा आपके साथ में जरूर साझा करते रहेंगे। मिलते हैं नई चर्चा में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।